प्रकाश के बारे में आपको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं। इसके बाद बात आती है अपवर्तन की। अपवर्तन का अर्थ होता है अपने मार्ग से विचलित होना। अपवर्तन का अर्थ होता है अपने मार्ग से विचलित होना। चैप्टर में हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के लिए हमको आवश्यकता होती है किसकी? माध्यम की। अपवर्तन के लिए हमको आवश्यकता होती है माध्यम की। माध्यम में एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं। पीछे हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अपवर्तन की। तो अपवर्तन का मतलब हम जाने कि अपवर्तन का अर्थ होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अपने मार्ग से क्या करना? भटक जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। और जब अपने मार्ग से विचलित होता है तो विचलन होने का कोई कारण होना चाहिए। तो विचलन होने का कारण क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है। क्या हो सकता है? माध्यम। विचलन होने का कारण क्या होता है? माध्यम होता है। माध्यम से हम परिचित हैं। माध्यम में हम जाने थे प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। हम पिछली क्लास में इससे परिचित है कि माध्यम जिस पथ पर गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। माध्यम के हम 3 भाग जाने थे। एक पारदर्शी था, एक पारभाषक था और एक अपारदर्शी। माध्यम में हम लोग जाने थे प्रकाशिक माध्यम में 3 चीज: पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शी। ठीक है। इससे इन माध्यमों की सहायता से, जिसमें से इंपॉर्टेंट माध्यम हमारा था अपवर्तन, जिससे हम जाने थे क्या होता है? परावर्तन हम लोग जाने थे। जिससे हम लोग क्या जाने थे? परावर्तन जाने थे। लेकिन अब हमको क्या जानना है? अपवर्तन। तो अपवर्तन के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माध्यम की। और ऐसा माध्यम हो जिसमें विचलन हो सके। तो विचलन के लिए हमको 2 माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। विचलन के लिए हमको 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। एक सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा। एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम होगा। तो सघन माध्यम वह माध्यम होता है, वह माध्यम जिसके अणु पास पास होते हैं। वे माध्यम जिसके अणु पास पास होते हैं सघन माध्यम हो जाता है। और वह माध्यम जिसके अणु दूर दूर हो विरल माध्यम कहलाता है। सघन और विरल माध्यम की बात की जाती है तो सघन माध्यम वह माध्यम हो जाता है जिसके अणु पास पास होते हैं, वह सघन माध्यम हो जाता है। और विरल माध्यम वह हो जाता है जिसके अणु दूर दूर होते हैं। सघन और विरल माध्यम की बात कर ली जाती है। सघन और विरल माध्यम से आप वाकिफ भी हैं। पिछले क्लास में आपको मैं बता भी चुका था कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है? द्रव्य होता है। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है। वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, ठीक है, जो स्थान घेरते हैं वह क्या होता है? हमारा द्रव्य में आता है। अब हम द्रव्य में 3 चीजें जानते हैं: एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठोस को तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठोस को हम ऐसे ही जानते हैं कि ठोस क्या होता है? स्थान घेरता है। द्रव भी जिस बर्तन में रखा जाता है उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। उसका स्थान क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है।
गैस भी स्थान ग्रहण करता है। इस बात को समझने के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे गुब्बारे में जब गैस भरी जाती है, गुब्बारे में हम गैस भरते हैं तो गुब्बारा क्या करता है, धीरे धीरे फैलता है, यानी वह एक आकार धारण करता है। आकार धारण करता है इसका मतलब क्या करता है, वह स्थान घेरता है। आकार धारण करता है मतलब क्या करता है, स्थान। तो एक ठोस, द्रव, गैस, ये तीन हो गए, जिसमें से यदि हम देखें तो हम इसे कह सकते हैं ये सघन माध्यम है, इसे हम कह सकते हैं विरल माध्यम है, और इसे हम कह सकते हैं अति विरल है। ठीक है, अब ठोस क्या है, सघन माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये अति विरल है। कैसे जान पा रहे हैं, क्योंकि ठोस के अणु, इसके अणु क्या है, पास पास है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। उसकी अपेक्षा द्रव क्या है, द्रव के अणु क्या है, दूर दूर है। ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु क्या है, दूर दूर है। और फिर द्रव की अपेक्षा गैस के अणु क्या है, दूर दूर है ना। इस तरह जो इसके अणु दूर दूर है, हम उसे कह रहे हैं कि ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और जिसके अणु पास पास है वो क्या है, सघन माध्यम है। अब हमको पता है कि अपवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है। कैसा माध्यम होना चाहिए, सघन माध्यम होना चाहिए और विरल माध्यम। अपवर्तन के लिए हमको सघन और विरल माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब हम देखें तो जैसे कहते हैं बर्फ, बर्फ कठोर होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में आएगा। जल और गैस, बर्फ, जल और गैस, ये तीनों की बातें कही जाती हैं। तो बर्फ यदि हम कहें कि बर्फ कैसा है, बर्फ, जल, गैस। यदि हम बर्फ को कहें तो बर्फ कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है कि नहीं। तो जल कैसा माध्यम है, जल कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। यदि बर्फ हमारा सघन माध्यम है तो जल हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। हम कैसे समझ पा रहे हैं, हम समझ पाने का मेन कारण है कि हम जानते हैं कि इसके अणु क्या होते हैं, बर्फ के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और बर्फ के अणु पास पास होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है। वहीं पे बर्फ की अपेक्षा, बर्फ से जल की तुलना कर रहे हैं, बर्फ से जल की तुलना कर रहे हैं, तो बर्फ की अपेक्षा जल के अणु क्या है, दूर दूर है। जल के अणु क्या है, दूर दूर है। और जब जल के अणु दूर दूर है तो हम इसे क्या कर दिए, विरल माध्यम कह दिए। परंतु यदि हम लिखें जल और गैस, जल और गैस, तो अब इन दोनों की तुलना की जाए। जब इन दोनों की तुलना की जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जल क्या है, विरल माध्यम था, चलिए हम विरल ही लिख लेते हैं। गैस क्या था, गैस के अणु दूर दूर है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, विरल माध्यम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, दोनों ही विरल माध्यम नहीं होंगे, दोनों ही विरल माध्यम नहीं हो सकते। अब इन दोनों में तुलना की जाएगी, इन दोनों में तुलना की जाएगी, जल और गैस में तुलना की जाएगी। जल और गैस में जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जल के अणु गैस की अपेक्षा क्या होंगे, पास पास होंगे। गैस की अपेक्षा जल के अणु क्या होंगे, पास पास होंगे, इसलिए क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो अब हम इसको विरल माध्यम ना लिखकर क्या लिखेंगे, सघन माध्यम लिखेंगे। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे,
सघन माध्यम लिखेंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सघन माध्यम क्या होगा और विरल माध्यम क्या होगा। सघन माध्यम क्या होगा और विरल माध्यम क्या होगा, या सघन, हम जब दो माध्यमों की तुलना करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। जैसा कि हम ऊपर की तरफ इसमें हम देख पा रहे हैं कि बर्फ क्या है, हमारा सघन माध्यम है और जल हमारा क्या है, विरल माध्यम है। लेकिन वही हम नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, वही हम नीचे की तरफ देख पा रहे हैं कि जो जल है, जो यहाँ विरल माध्यम था, वो अब यहाँ क्या हो गया है, सघन माध्यम हो गया। कैसे हो गया है, होने का कारण है कि दोनों की आपस में तुलना करना, इसकी इससे तुलना करना। तो जब तुलना करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। तो अब मुझको नहीं लगता है कि आप लोगों को सघन या विरल माध्यम में कोई दिक्कत होने वाली, सघन माध्यम और विरल माध्यम में। तो हमेशा आपको बस एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब सघन या विरल आपको क्लियर करना होगा तो जिन दो माध्यमों की बात की जाएगी उसमें हमको देखना होगा कि ये क्या होंगे, एक सघन है एक विरल है, उनकी तुलना कर लेंगे। आगे की तरफ आते हैं हम लोग, इसमें पढ़े हैं, हमको पढ़ना क्या है, अपवर्तन, है ना। तो बात की जाती है अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, माध्यम। अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, माध्यम है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो अभी हम माध्यम भी जान चुके हैं कैसा माध्यम होना चाहिए, सघन से विरल। अगर सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विरल से विरल में प्रवेश करेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी माध्यम क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। माध्यम क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। अभी हम माध्यम को बांट दिए, माध्यम को हम बांट दिए, ठीक है। रुकिए, देखिए,
अभी बोर्ड हमारा एक माध्यम था, ठीक है। अभी हम इस बोर्ड के दो भाग कर दिए। मान लेते हैं हमारे पास ये माध्यम जो हो गया, ये एक माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। पहला और दूसरा माध्यम, पहले और दूसरे माध्यम की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सघन माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम है। ये क्या है? विरल माध्यम है, ठीक है। सघन या विरल माध्यम है। तो हमको सिंपल सी पता है बातें हैं। प्रकाश के गुण में हम लोग दो चीजें पढ़े थे। प्रकाश के गुण में प्रकाश क्या करता है? सीधे गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधे गमन करता है। इस बात को हम अच्छी तरह से पीछे की क्लास में प्रकाश के गुण में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या कर रहा है? सीधे गमन कर रहा है। तो यदि कोई प्रकाश आता है तो उसको इस तरह जाना चाहिए था, सीधा तो इसी तरह गमन करेगा। प्रकाश जब आएगा तो सीधे इसको इसी तरह जाना चाहिए था। लेकिन जब माध्यम बदलेगा तो उसका वेग बदलेगा। माध्यम में क्या होता है? वेग बदलता है। प्रकाश की चाल क्या करती है? बदलती है। क्योंकि हम पीछे पढ़े थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वहीं पे अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जब सघन माध्यम रहा होगा, अब सघन माध्यम के लिए मैं आपको लिख ही देता हूं। सघन माध्यम का मतलब आपका हो गया होगा कांच। सघन माध्यम के लिए आपका क्या हो गया? कांच। और विरल माध्यम के लिए आपका क्या लिख दिए? जल। क्यों? आपका सघन और विरल माध्यम, तो कांच में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगी और जल में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश माध्यम में चलता है। वहीं पे हम ये भी जाने थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, माध्यम में भी चलेगा। जब यदि एक ही माध्यम होता तो प्रकाश की किरण को इस तरह सीधे निकलना चाहिए था, इस तरह सीधे जाना चाहिए था। लेकिन अब हमारे पास क्या है? माध्यम दो है, माध्यम अलग है। जब माध्यम अलग है ये प्रकाश की किरण इस तरह सीधे निकल आई। है ना? प्रकाश की किरण इस तरह सीधे निकलनी चाहिए थी। लेकिन अब प्रकाश की किरण सीधे ना निकल कर क्या कर रही है? अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए इस दिशा में चली जा रही है। प्रकाश की किरण किस दिशा में चली जा रही है? इस दिशा में। आ तो ये रही है, इसको जाना इस तरह चाहिए था। आ तो ये रही है, ठीक है। और इसको जाना चाहिए था इस तरह सीधे। लेकिन यह विचलित होकर कहा चली गई? यहाँ पे। तो विचलन का कारण क्या हो गया? विचलन का कारण क्या हुआ? सघन से विरल में प्रवेश करना, यानी माध्यम में बदलना, ठीक है। अब हम इसके लिए जानते हैं कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम के जिस बिंदु पर टकराती है, जहां से अपवर्तित या परावर्तित होती है, उससे एक सीधी रेखा खींच दी जाए। उससे एक सीधी रेखा खींच दी जाए। उससे एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो वह क्या कहलाएगा?
उससे एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, अभिलंब कहेंगे। आती हुई किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। आती हुई किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और ये जो अपवर्तित हुई है इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण। जहां पर टकराई है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे, और इसे हम कहेंगे आपतन कोण, और इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। तो ये पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर आपका तैयार होता है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर तक की बात होती है। अब इसमें हमको आगे जानना है कि क्यों प्रकाश की किरण यहां से ये इधर ही क्यों गई, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर ही क्यों गई, अभिलंब के पास क्यों नहीं आई, है ना। अभी हमारे माइंड में बात, अपने मार्ग से विचलित होना तो ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती प्रकाश किरण, इधर चली गई तो दूर ही क्यों गई, पास क्यों नहीं आई। ठीक है, तो एक इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब सघन माध्यम था तो अणु पास पास थे, और जब अणु पास पास थे तो प्रकाश की किरण कम स्पेस पा रही थी, तो जो खाली स्थान थे यानी एक किनारे से चली आई। वहीं जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब विरल माध्यम हो जाता है, तब क्या होता है, प्रकाश की अणु क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो प्रकाश को पूरा स्थान मिलता है, जिसके कारण वह क्या करता है, फैलकर यानी दूर तक फैलकर जाता है, जिसमें हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फिगर बन जाता है जो बनता है इसमें। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हम जान पाए कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है। अब अगली बात हम इसकी देखते हैं। एक नया माध्यम बनाते हैं हम, नए माध्यम में इसे हम कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम बोले तो क्या, जल। ठीक है, इसे हम कहते हैं सघन माध्यम, बोले तो क्या, कांच। ठीक है, उसी माध्यम को इस बार हम पढ़ दिए हैं, उसी माध्यम को हम इस बार पढ़ दिए हैं। माध्यम दो है, अगर माध्यम एक होता, यदि माध्यम एक होता तो प्रकाश की किरण सीधे ऐसे आती और ऐसे सीधे चली जाती। यदि माध्यम एक होता तो, है ना, तो सीधे चली जाती। लेकिन माध्यम दो है, अगर माध्यम दो है तो सिंपल सी बात है, प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। और प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन होगा तो इस कंडीशन में हम
प्रकाश की किरण को सीधे सीधे इस तरह जाना चाहिए था, है ना, ये इस तरह जानी चाहिए जो डॉट डॉट दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन अब हम इस पर एक सीधी रेखा खींच दिए, जो सीधी रेखा खींचे हैं, तरीका चला जाएगा, जो सीधी रेखा खींचे हैं इसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक है। ये जो किरण आई है इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। पीछे हम लोग सारी चीजों को जाने हैं, ये जहां पर टकराई है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब प्रकाश की किरण की क्या है, इसको सीधे जाने की बजाय ये क्या कर रही है, धीरे धीरे अभिलंब की तरफ चली आई, इस दिशा में आ गई। जाना इसको इस दिशा में चाहिए था, चली आई इस दिशा में। हुआ क्या, माध्यम में, जब ये विरल माध्यम में थी तो इसकी चाल अलग थी, चाल स्पीड ज्यादा थी। विरल माध्यम में इसकी चाल क्या थी, ज्यादा थी, है ना, विरल माध्यम में इसकी चाल ज्यादा थी और यह फैल कर चल सकती थी। लेकिन जब सघन माध्यम में आई तो यहाँ इसको स्थान कम मिलने लगे, और कम मिलने लगे तो एक किनारे की तरफ यानी अभिलंब की तरफ झुकी हुई चली जाती है। तो अब हम इसमें समझ पाए हैं, अभी इसमें देखिए पहले, इसे हम कहेंगे आपतन कोण, ठीक है। इसे हम कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो हम दोनों में बातें जान पाए, दोनों में हम बातें जान पा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही थी तो हम देखें प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जा रही थी, ठीक है। लेकिन वहीं पे देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की तरफ क्या कर रही है, झुक जा रही है। तो हम ये तो जाने कि अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है, माध्यम है, माध्यम है, सघन से विरल या विरल से सघन में अपवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है, माध्यम है। अब माध्यम में भी हम प्रकाश की चाल पर निर्भर करते हैं, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होने के कारण प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर यानी फैलती हुई जाती हैं, और सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्या करती हैं, सिकुड़ती हुई यानी अभिलंब की तरफ एकत्रित होती हुई जाती है। ये दोनों बातें हम लोग इस दोनों फिगरों से आसानी से हम समझ सकते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, ठीक है। तो दोनों की एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, हम इसका नोट लिख लेते हैं। नोट, नोट में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में
प्रवेश करती है तो वह, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, इसका नंबर 2 होता है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, मेन पॉइंट इसकी हो गई नोट में। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। ठीक है, ये बात आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास फिर कल होगी। ठीक है।